हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे कि पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्लास हो चुका है, यूनिट 2 का मेजर पेपर 7 का। तो ये क्लास आज आपका पार्ट 3 रहने वाला है, जिसमें यूनिट 2 का आपका कुछ टॉपिक बच गया था, जैसे कि ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग और भी इससे टॉपिक है जो कि यूनिट 2 का बच गया था। तो आज यूनिट 2 हम आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद अगले क्लास से हम यूनिट 3 और यूनिट 4 करेंगे मेजर 7 का। तो ये आज का एक क्लास में आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्लास में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारा कुछ पता चलेगा। जब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है तब जा कर के आप सब कमेंट कर रहे हैं पढ़ा दीजिए। उस वक्त से कहाँ थे आप सब पता नहीं। आप सबको कमेंट करना चाहिए था, तभी तो हम रेगुलर क्लास आप सबका करवाते। कमेंट आएगा तभी तो हम करवाएंगे ना। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हम रेगुलर क्लास करवा सकें। और अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबका एग्ज़ाम कब है और यूनिवर्सिटी आप सबका कौन सा है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका आज का पहला टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इंग्लिश में एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं कृषि विपणन। कृषि विपणन, एक मिनट, कृषि विपणन बोलते हैं। कृषि विपणन का इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, कि खेती की चीज़ कैसे बिकता है, कहाँ बेचते हैं, कौन खरीदता है, ये सब चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसी से रिलेटेड। तो कृषि विपणन का मतलब क्या है? तो जब किसान अपनी उपज यानी धान, गेहूँ, सब्जी आदि ये सब को बेचने के लिए बाज़ार ले जाता है, तो बेचने की पूरी प्रक्रिया को कृषि विपणन कहा जाता है। तो कृषि विपणन किसको कहा जाता है? जब किसान जो अपना खेत में उगाता है, जो अनाज, गेहूँ हो, धान हो, सब्जी हो, जो भी चीज़ वो उगाता है अपने खेत में, तो उसको बेचने के लिए बाज़ार लेकर के जाता है। तो बेचने की पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कृषि विपणन बोलते हैं। मतलब खेती की चीज़ कैसे बिकी, इसी को हम कृषि विपणन बोलते हैं। आगे आपको और धीरे धीरे समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो वीडियो में पूरा बने रहना है, ताकि आपको आगे और समझ में आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लेकर के आए हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लेकर के आए हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण से समझिए कि कृषि का विपणन का मतलब क्या होता है। तो मान लो कि किसान रामू ने 10 कुंटल गेहूँ उगाए। एक किसान है जिसका नाम है रामू, वो 10 कुंटल गेहूँ उगाता है। अब उसे ये 3 तरीके से बेच सकता है। वो 10 कुंटल गेहूँ को किस तरीके से बेचेगा? या तो फिर वो क्या करेगा कि गांव में किसी व्यापारी को बेच देगा, नहीं तो मंडी में अच्छे दाम पर बेचेगा, नहीं तो सरकार को MSP पर बेचेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार को बेचेगा। ये जो रामू है ये अपना अनाज 10 कुंटल कितने तरीके से बेच सकता है? 3 तरीके से बेच सकता है। 3 तरीका कौन कौन सा है? तो पहला तरीका है या तो फिर वो व्यापारी को बेचेगा, या फिर वो मंडी में जा कर के अच्छे दाम पर बेच देगा, नहीं तो फिर वो क्या करेगा कि सरकार को MSP पर बेच देगा। MSP का क्या मतलब है ये आपको आगे समझ में आएगा, हम आगे समझाएंगे। तो ये 3 तरीके से वो अपना अनाज को बेच सकता है। तो इसी बेचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम कृषि विपणन। कौन खरीदेगा, कहाँ बेचेगा, कितना दाम पर बेचेगा, यही पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं कृषि विपणन। इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इतना समझ में आया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कृषि विपणन की समस्या क्या है? तो कृषि विपणन की क्या समस्या है, अब उसको जान लीजिए। पहले किसान के पास क्या होता है कि किसान अनाज उगा तो लेता है, फिर उसके पास रखने के लिए उतना स्टोरेज नहीं होता, उतना सुविधा नहीं होता उसके पास कि वो अपना पूरा अनाज को रख पाए। बिचौलिया ज़्यादा मुनाफा खा जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आप किसान हैं और फिर अगर आप चाहेंगे कि सरकार को बेचना है, तो बीच के लोग ही क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा खा जाते हैं। बिचौलिया का मतलब भी आपको आगे समझ में आएगा। किसानों को अपने उत्पाद का सही भाव नहीं मिलता। तो ये सब समस्या है कि किसानों को सही प्राइस नहीं दिया जाता है, ये सब समस्या है कृषि विपणन में। गांव में सड़क और ट्रांसपोर्ट की भी कमी है,
अब आगे देखिए, ये समस्या था, अब इसका समाधान क्या है, कृषि विपणन का समाधान क्या है। तो कृषि विपणन का समाधान सरकार ने क्या क्या लेकर के आए, तो वो लेकर के आए ई नाम। ई नाम क्या होता है कि इसमें आपको होता है कि ऑनलाइन ही आपको प्राइस बता दिया जाता है, ऑनलाइन मंडी लगता है, तो वहाँ पे आपको प्राइस बता दिया जाता है कि हमें इतना किलो का गेहूँ इतने में हम लेंगे। ऑनलाइन जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट पे क्या करते हैं कि फ्लिपकार्ट पे आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है, प्रोडक्ट के साथ आपको नीचे में प्राइस लिखा रहता है, तब आप क्या करते हैं, बाई करते हैं ना। तो ऐसे यहाँ ई नाम होता है जो कि किसानों के लिए लाया गया है। ऑनलाइन मंडी होता है जहाँ किसान सीधे खरीदार से जुड़ सकता है और क्या कर सकता है, अपना सामान सीधे खरीदार को अनाज बेच सकता है। वहाँ पे प्राइस फिक्स किया हुआ रहता है, उसी प्राइस में ऑनलाइन ही किसान अपना जो अनाज उगाते हैं वो बेच सकता है। तो ये सुविधा लाया गया, ई नाम लाया गया, ऑनलाइन मंडी। और दूसरा आपका क्या समाधान लाया गया, दूसरा लाया गया कोल्ड स्टोरेज का, ताकि सब्ज़ी खराब ना हो। कोल्ड स्टोरेज लाया गया ताकि सब्ज़ी अच्छे से रख सके, खराब ना हो, ज़्यादा सब्ज़ी वेस्ट ना हो। और तीसरा है किसान बाज़ार या सहकारी समिति, सीधे उपभोक्ता को बेचना। तो तीसरा आपका समाधान लाया गया किसान बाज़ार, ताकि आप डायरेक्ट सीधे उपभोक्ता को बेच सके, कोई बीच के लोग आपका मुनाफा न कमाए। एमएसपी प्रणाली भी लाया गया, सरकार द्वारा तय न्यूनतम मूल्य, एक मिनट, इसका फुल फॉर्म है आपका, यहाँ देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म है। एमएसपी भी लाया गया ताकि किसान आराम से अपना अनाज सरकार को बेच सके। तो ये सारे सुविधा लाया गया, सुधार किया गया कृषि विपणन में। और आगे आपका दिया है अब कृषि मूल्य नीति। दूसरा टॉपिक है आपका कृषि मूल्य नीति, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। यह सरकार की वह नीति है जिसके तहत कृषि उत्पादों के दाम तय किए जाते हैं ताकि किसान को नुकसान न हो और उपभोक्ता को भी महंगाई न झेलनी पड़े। तो कृषि मूल्य नीति, इसमें क्या होता है कि सरकार एक प्राइस तय कर देती है ताकि उपभोक्ता हो या फिर किसान हो, किसी को भी नुकसान या फिर महंगाई झेलना न पड़े। तो ऐसी नीति सरकार लेकर के आई थी, इस नीति के तहत यही होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपका किसानों को न्यायपूर्ण मूल्य देना। फेयर प्राइस मतलब क्या होता है इसका कि मान लीजिए कि आप खेती करते हैं, आप किसान हैं, तो आपको बस मानना है कि आप मान लीजिए आप खेती किए तो आपको खेती करने में 100 रुपये का खर्च हुआ। आप अनाज बेचने जाइएगा तो क्या कीजिएगा, 100 रुपये में ही थोड़ी बेचिएगा, जो भी अनाज उसमें से होगा 100 रुपये में नहीं बेचिएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि कुछ 150 में या फिर 120 में बेचिएगा। तो 120 में अगर बेचिएगा जा कर के बाज़ार में अपने अनाज को, तो जो खरीदने वाला होगा उसको भी क्या होगा कि वो खरीदेगा उतना ही प्राइस में कि उसको भी घाटा ना हो, और आपको भी उतना ही में बेचना पड़ेगा कि आपका भी घाटा न हो। 100 लग गया आपको खेती करने में, आप बेचेंगे 80 में, तो आपका नुकसान ही है। और जो खरीद रहा है उसके पास भी तो एक बजट तय होता है कि उसको इतना ही में खरीदना है, उससे ज़्यादा का नहीं खरीदना है। अब दूसरा है आपका खाद्य की स्थिरता बनाए रखना। तो यही इसका उद्देश्य है कि खाद्य की स्थिरता बनाए रखता है, मुनाफा और महंगाई के बीच ये संतुलन बनाता है कि न ही किसान को और न ही उपभोक्ता को, दोनों में से किसी को भी क्या कहता है महंगाई झेलना न पड़े। इसीलिए एक फिक्स दाम तय किया जाता है सरकार के द्वारा। अगला सवाल में, हाँ, अब आप पढ़ेंगे एमएसपी के बारे में। एमएसपी क्या होता है, तो यह वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है। अगर बाजार भाव कम हो जाए तब भी किसान अपनी फसल सरकार को एमएसपी पर बेच सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि एमएसपी में क्या होता है कि सरकार एक न्यूनतम मूल्य तय कर देती है, किसानों से फल खरीदने की गारंटी देती है किसान को। अगर मान लीजिए कि बाज़ार में भाव कम है, तब भी किसान क्या करते हैं कि अपना फसल उसी प्राइस पर बेच सकते हैं जिस प्राइस पे सरकार ने तय की है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे, तो अगर धान का एमएसपी
₹2200 पर कुंटल तय है। अब बाज़ार में आपको भाव दिया जा रहा है 2000 पर कुंटल, तो सरकार को आप ₹2200 भी बेच सकते हैं। सरकार आपसे 2000 नहीं बल्कि ₹2200 रेट के हिसाब से ही लेगी। तो यही है एमएसपी का मतलब कि एक न्यूनतम प्राइस तय रहता है सरकार के द्वारा। अगर मंडी में कम भी हो गया फिर भी आप बेच सकते हैं अच्छे दामों पे। तो ये था एमएसपी, आपको याद रखना है, एमएसपी एग्ज़ाम में पूछता है। अगला है लाभ। तो अब इससे लाभ क्या है? तो किसानों को नुकसान से सुरक्षा मिलता है और उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा भी मिलता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सब इसका लाभ है एमएसपी का। अब अगला टॉपिक है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इसका क्या मतलब? भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में हम जानेंगे कि हर व्यक्ति को पर्याप्त पौष्टिक या फिर सस्ता भोजन मिले, इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य सुरक्षा। फूड सिक्योरिटी मतलब सस्ते दाम में ही और पौष्टिक आहार भी आपको मिले और सस्ता में ही आपको भोजन मिले और पर्याप्त मात्रा में ही मिले, इसी को हम बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभ है। तो पहला आपका है खाद्य उपलब्धि, देश में पर्याप्त अनाज होना चाहिए ताकि हर इंसान को पर्याप्त मात्रा में अनाज मिल सके। और दूसरा है आपका खाद्य पहुंच, हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा नहीं कि अमीरों के पास पहुंच रहा है गरीबों के पास नहीं पहुंच रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरा पिलर। अब आपका तीसरा है खाद्य वहीनता, ये आपको याद रखना है, तीनों स्तंभ हर व्यक्ति खरीद सके। मतलब कि अगर आपको अनाज खरीदना है बाज़ार से तो इतना प्राइस होना चाहिए कि गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति अनाज को खरीद सके। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में हर व्यक्ति को मिले, पौष्टिक मिले और सस्ता दाम में भोजन मिले। और इसका जो तीनों स्तंभ है वो क्या क्या है? वो है खाद्य उपलब्धि, खाद्य पहुंच और खाद्य वहीनता। मतलब सबको पर्याप्त मात्रा में अनाज मिले, हर व्यक्ति तक पहुंच पाए और हर व्यक्ति खरीद सके। तो ये था आपका तीनों स्तंभ जो कि आपको याद रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी कदम। तो ये है अगला टॉपिक आपका। भारत में हम देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या सरकार ने कदम उठाए। तो वो सबसे पहले सरकार ने किया पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान से सस्ता अनाज। मतलब क्या हुआ कि जो गरीब लोग हैं उनको सस्ता में अनाज दिया गया, एकदम न्यूनतम जो क्या बोलते हैं कुछ ₹1 ₹2 करके उनको अनाज दिया गया। गेहूँ चावल जैसे गांव में होता है ना कि राशन मिलता है पर मंथ, तो वही सबसे पहला काम यही किया गया, पीडीएस किया गया। और दूसरा है आपका अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना ये लाया गया। सबसे गरीब परिवार को अतिरिक्त अनाज, जो सबसे ज़्यादा ही गरीब है उसको और एक्स्ट्रा अनाज दिया गया। भारत में ऐसा किया गया। तो ये आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है मिड डे मील स्कीम। स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन दिया गया ताकि जो गरीब परिवार है उनके बच्चे खाने पीने से न मरे, उनको खाना पीना अगर मिलेगा तो वो स्कूल में पढ़ाई करने टाइम पर जा पाएंगे। तो ये 3 हो गया, 3 चीज़ किया गया भारत में। अब चौथा क्या है देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 में लाया गया था। इसके तहत क्या होगा कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को सस्ता अनाज दिया गया। ₹3 प्रति किलो चावल और ₹2 गेहूँ और ₹1 मोटा अनाज, ₹1 मोटा अनाज, इतना सस्ता करके अनाज दिया गया। किसको दिया गया? तो वो दिया गया 75% ग्रामीण को और 50% शहरी आबादी को सस्ता अनाज दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो वो है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 में लाया गया था भारत में। तो भारत में क्या क्या कदम उठाया गया सरकार के द्वारा? पहला कदम है पीडीएस, फिर है ये योजना, फिर मिड डे लाया गया, फिर चौथा आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये 4 चीज़ भारत में किया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हिंदी में बोलते हैं इसको।
इसका मतलब यानी खेत के माल से नया उत्पाद बनाना। तो इसका मतलब क्या है कि कच्चे खाद्य पदार्थों को जैसे कि फल, सब्जी, दूध, मछली, अनाज प्रसंस्करण करके नया टिकाऊ उत्पाद बनाना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कच्चा माल है, कच्चा माल से आपको क्या करते हैं, आप उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग करके नया और टिकाऊ उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अगर हम ले लिए दूध से क्या करते हैं, दूध एक कच्चा माल ही है, कच्चा खाद्य पदार्थ ही है। तो इसका आप क्या करेंगे कि इस दूध को आप प्रोसेस करके क्या बनाएंगे, या तो आप दही बनाएंगे, नहीं तो पनीर बनाएंगे, तो मिठाई बनाएंगे, और भी दूध से जितना भी आइटम बनता होगा आप इसको बनाएंगे। तो इसी का मतलब है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये इसका मतलब है कि और अगला एग्जाम्पल है गेहूँ से आप क्या करेंगे, फैक्ट्री में ले जा करके क्या करेंगे, आपके आटा और बिस्किट बनाएंगे। आम का आप क्या करेंगे, जूस बनाएंगे या फिर जैम बनाएंगे। टमाटर का आप सॉस बनाएंगे। तो क्या किए, कच्चा माल को हम क्या किए, प्रोसेस किए, उसको फैक्ट्री में ले जा करके बनाए, ताकि हमारा जो ये हमारा जो ये कच्चा माल है ये ख़राब ना हो और प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जा सके, ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज बर्बाद ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टिकाऊ समय तक टिके रहे। कच्चा माल अगर आप रखेंगे, मान लीजिए कि अगर आप आम को कच्चा रखते हैं, तो आम क्या होता है कि आम कच्चा प्रोडक्ट है, उसको आप ज़्यादा समय तक रख नहीं पाएंगे, वो गल जाएगा तो आपको फेंकना ही पड़ेगा, आपका नुकसान ही होगा। लेकिन अगर आप इसी आम को प्रोसेस करके आप इसका जूस बनाते हैं या फिर जैम बनाते हैं, तो क्या हुआ, आम से आपका एक नया प्रोडक्ट तैयार हुआ। वो तैयार हुआ जूस या फिर जैम, ये तैयार हुआ। अब इसको आप लंबे टाइम तक रख सकते हैं, ये आपका ख़राब नहीं होगा और आप बेच भी पाएंगे इसको। तो ये था इसका मतलब फूड प्रोसेसिंग का मतलब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, ये आपका यहीं तक लास्ट टॉपिक था यूनिट 2 का। अब अगला जो है तो आपका क्वेश्चन आंसर है। एक मिनट, एक मिनट दीजिए, अभी ठीक कर देते हैं। तो यहाँ से आपका शुरू है। अब हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला आपका सवाल पूछा है कृषि विपणन। कृषि विपणन क्या है और इसके मुख्य समस्या और समाधान क्या है। अभी हम पढ़े हैं, तो अभी हम इसको एक बार और ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो कृषि विपणन का मतलब है किसान द्वारा अपनी फसल को सही जगह सही दाम पर बेचने की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कृषि विपणन कहते हैं। जैसे कि फसल को खेत से मंडी तक ले जाना, तौल करवाना, दाम तय करना, बेच देना, यह सब प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा कृषि विपणन कहलाता है। तो ये हो गया आपका कृषि विपणन का डिफिनेशन। अब इसकी मुख्य समस्या और इसका समाधान क्या लाया गया, इसको भी आपको इसमें लिखना है क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आगे हम देख लेते हैं इसका समस्या क्या है। इसका समस्या में आपको लिखना है, एक मिनट, इसके समस्या में आपको लिखना है कृषि विपणन का समस्या में सबसे पहला समस्या था कृषि विपणन में, वो था भंडारण की कमी, स्टोरेज की दिक्कत थी आपको, कि आप गांव में गोदाम या फिर कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण फसल खराब हो जाती थी। आप अनाज तो उगा लेते थे ज़्यादा मात्रा में, लेकिन आप उसको इकट्ठा करके रख नहीं पाते थे, क्योंकि उतना आपके पास सुविधा ही नहीं है। कोल्ड स्टोरेज गाँव में है ही नहीं, गोदाम है ही नहीं, तो आपका अनाज क्या होगा, खराब ही होगा। उदाहरण के लिए टमाटर खराब हो जाना, यह आपका उदाहरण है। टमाटर आप उगा लिया, टमाटर को रखने के लिए आपके पास कोल्ड स्टोरेज है ही नहीं, तो सारा का सारा टमाटर क्या होगा, खराब ही होगा। ये आपका पहला समस्या था कि स्टोरेज का प्रॉब्लम था। और दूसरा आपका समस्या क्या था कि बिचौलियों की अधिकता है बिचौलियों की, मतलब किसान सीधे नहीं बेचता, 3 से 4 बिचौली पैसा खा जाते थे। मतलब बीच के जो लोग होते हैं वो क्या करते थे, जो किसान सामान बेचने जाते थे उसमें से बीच का पैसा वही खा जाते थे, किसान को सही दाम मिलता ही नहीं था।
किसान को सही दाम नहीं मिलता था। और तीसरा आपका समस्या है परिवहन और सड़क की कमी। गांव में सड़क और परिवहन का ट्रांसपोर्ट का कमी था, जिस वजह से किसान दूर तक मंडी नहीं जा पाता था। ये आपका तीसरा समस्या था। अब चौथा समस्या है आपका मंडी में पारदर्शिता नहीं। किसानों को यह नहीं पता होता था कि वास्तविक बाजार मूल्य कितना है। किसान को ये पता ही नहीं होता था कि कितना रेट कौन से अनाज का कितना रेट मार्केट में तय है, वो पता ही नहीं होता था, जिस वजह से भी किसान को के साथ क्या होता था कि अन्याय होता था। उसको कम दाम में ही उसका सामान ले लिया जाता था, उसको पता ही नहीं होता था, तो वो उतना दाम में बेचेगा कैसे। ये सारी प्रॉब्लम थी कृषि विपणन में। तो इतना आपको लिखना है इस सवाल में, और आगे आपको और लिखना है। अब जब समस्या था तो फिर इसका समाधान भी लाया गया था, जो कि आप अभी पढ़े थे। तो पहला समाधान लाया गया था ई नाम। किसान मोबाइल से ही प्राइस देख सकता है और सीधे खरीदार को बेच सकता है। ऑनलाइन मंडी लाया गया ताकि किसान मोबाइल पे ही अपना प्राइस देख सके और सीधे क्या कर सके, सीधे खरीदार को ही बेच दे। और दूसरा समाधान लाया गया किसान मंडी, जहां किसान सीधे उपभोक्ता को बेच सकता था अपना अनाज। और तीसरा समाधान लाया गया कि गांव में कोल्ड स्टोरेज और गोदाम लगाया गया। इससे सब्जी फल लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। और चौथा आपका किया गया एमएसपी लाया गया था। सरकार किसानों को न्यूनतम दाम पे फसल खरीदती थी। सरकार क्या करती थी, एमएसपी रेट पे ही किसान से अनाज खरीदती थी, ताकि किसान को नुकसान भी न हो और अनाज भी सरकार को मिल जाए। इतना आपको लिखना था इस क्वेश्चन में आंसर। और आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे आपका अगला सवाल है। आगे आपका दूसरा सवाल पूछा गया है कृषि मूल्य नीति। इंग्लिश में बोलेंगे इसको एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है और एमएसपी को के महत्व को समझाइए। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इसमें। पहले आपको बताना है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है। तो इसमें आपको लिखना है कृषि मूल्य नीति वह नीति है जिसके तहत सरकार किसानों की फसलों के दाम तय करती है, ताकि किसान को नुकसान न हो और बाजार में महंगाई की नियंत्रण भी रहे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को न्यूनतम आय की गारंटी देना, बाजार में दाम स्थिर रखना और देश में खाद्य सुरक्षा बनाए रखना। ये इसका उद्देश्य था। आगे इसमें आपको और लिखना है एमएसपी के बारे में। एमएसपी क्या है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए एमएसपी क्या है। तो एमएसपी वह न्यूनतम दाम है जिस पर सरकार किसान की फसल खरीदने की गारंटी देता है। वो आपको किसान को क्या करता है, सरकार गारंटी देता है। अगर बाजार का दाम कम भी हो जाता तो फिर भी किसान से वो उसी रेट पर अनाज खरीदता था। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखे थे 2200 रुपये पर क्विंटल वाला। ये आपको याद रखना है एमएसपी क्या है। और एमएसपी का महत्व भी आपको इसमें लिखना है। तो एमएसपी का महत्व क्या है, इससे होता क्या है कि इससे किसान को सुरक्षा मिलता है, किसान को नुकसान नहीं होता है और उत्पाद बढ़ाने की प्रेरणा भी किसान को मिलेगा। अगर किसान अनाज उगा रहा है और उसका अनाज अच्छे दाम पर बिक रहा है, अच्छा रेट अगर उसको मिल रहा है, उसका अनाज खराब भी नहीं हो रहा, तो किसान को क्या होगा, किसान को प्रेरणा मिलेगा, तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे। किसान ज़्यादा फसल उगाता है क्योंकि दाम पक्का है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होता है एमएसपी के द्वारा, और सरकार अनाज खरीदकर राशन की दुकानों तक पहुंचाती है, ताकि हर व्यक्ति को सस्ता में अनाज मिल सके। गरीब किसानों की मदद। एमएसपी खासकर छोटे किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। तो हो गया आपका इतना आपको लिखना था। अब अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, सरकार द्वारा उठाए गए कदम समझाइए। तो खाद्य सुरक्षा के बारे में हम आपको अभी तुरंत बताए हैं, तो चलिए हम फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में अनाज मिले, सस्ता मिले और पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। और इसका 3 स्तंभ भी हम आपको बताए थे, जो कि आपको याद रखना है। भारत एक बड़ा कृषि देश है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या के कारण
भोजन सभी तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। तो सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाएगा वो भी आप जान लीजिए। तो सरकार के द्वारा सबसे पहला कदम उठाया गया पीडीएस सिस्टम लाया गया, यानी राशन दुकान से गरीब परिवार को गेहूँ, चावल, आटा, चीनी ये सब सस्ते दाम में दिया गया। और अगला आपका कदम उठाया गया सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 में आया। इसके तहत क्या किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 75% लोग को और शहरी क्षेत्र में 50% लोग को सस्ता में अनाज दिया गया। जैसे कि मान लीजिए चावल आपका 3 रुपये पर केजी के रेट से आपको दिया गया और गेहूँ 2 रुपये के रेट से और मोटा अनाज आपको 1 रुपये के रेट से आपको दिया गया है। अगला कदम क्या है? अगला कदम उठाया गया सरकार के द्वारा मिड डे मील स्कीम लाया गया ताकि बच्चों को स्कूल में ही भोजन मिल सके मुफ्त में। और चौथा है आपका आंगनवाड़ी स्कीम। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और माताओं को पोषण मिलता है इस आंगनवाड़ी से। आंगनवाड़ी से भी आप देखेंगे कि अनाज आपको दिया जाता है फ्री में, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, वहाँ पे शिक्षा भी दिया जाता है, साथ ही साथ खाना पीना भी दिया जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ कि भूख कम हुई, कुपोषण कम हुई और गरीब परिवार को राहत मिली। जितने भी गरीब परिवार हैं इन सब योजनाओं की वजह से उनको थोड़ा राहत मिला, थोड़ा सहायता हुआ, उनको भूख की कमी खत्म हुआ। अब अगला है आपका अगला सवाल आपसे पूछा गया है, तो इतना आपको यहाँ तक आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ तक ही लिखना था। और अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थिति, संभावनाएं और समस्या समझाइए। इसमें आपको फूड प्रोसेसिंग के बारे में बताना है, इसकी स्थिति, संभावनाएं और समस्या को लिखना है इसमें आपको। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है कि खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ क्या होता है। तो खाद्य प्रसंस्करण यानी इंग्लिश में बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है फसलों को नए रूप में बदलना ताकि वे ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे। जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल बताए थे, दूध, दही, आम, ये सब वाला जो एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि दूध क्या हुआ, वो आपका कच्चा खाद्य पदार्थ हुआ। तो दूध से आप क्या करेंगे कि दही बनाएंगे या फिर पनीर बनाएंगे। दूध को आप ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते, लेकिन पनीर और दही को आप लंबे टाइम तक रख सकते हैं। ये क्या हुआ कि कच्चे पदार्थ से आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोसेस करके आप फैक्ट्री में प्रोसेस करके आप इसको नया प्रोडक्ट बना रहे हैं ताकि वो जो नया प्रोडक्ट है वो लंबे टाइम तक टिक सके और सुरक्षित रहे ज़्यादा दिनों तक। ये सब आपका एग्जाम्पल भी इसमें आपको लिखना है। आगे देखिए, आगे आपको क्या लिखना है? आगे आपको इसमें लिखना है भारत में स्थिति, फूड प्रोसेसिंग की भारत में क्या स्थिति है। और दूसरा आपका लिखना है संभावनाएं। पहले आप भारत की स्थिति के बारे में लिखेंगे। तो भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है। भारत क्या है आपका कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड प्रोसेसर है। फूड प्रोसेसर नहीं, फूड प्रोड्यूसर है, मतलब कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाया जाता है। तो भारत अनाज उगाने के मामले में दूसरे नंबर पे है, लेकिन सिर्फ 10% फसल ही प्रोसेस होती है। तो भारत में क्या है कि 10% प्रोसेस ही होता है, यानी भारत में जो फैक्ट्री है उसमें सिर्फ 10% ही कच्चे माल को क्या किया जाता है कि एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसको नया प्रोडक्ट बनाया जाता है कच्चे माल से। हम क्या करते हैं कि भारत में जो हमारा जो कच्चा माल है उसको हम बेच देते हैं दूसरे देश को, दूसरा देश उसको प्रोसेस करके नया प्रोडक्ट बनाती है। हम सिर्फ उगाने का काम करते हैं, उगाने के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं। इस उद्योग में बहुत संभावनाएं हैं। तो क्या है संभावनाएं, तो वो भी आप जान लीजिए। तो वो है आपका ग्रामीण युवा के लिए रोजगार, निर्यात बढ़ सकता है, फसल बर्बादी कम होगी, किसानों की आय दुगनी हो सकती है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो ये था आपका संभावनाएं।
जो कि आपका फूड प्रोसेसिंग से ये सब संभावनाएं हैं। युवा को रोजगार मिलेगा, निर्यात बढ़ सकता है, फसल बर्बाद कम होगा इससे, फूड प्रोसेसिंग से। अब इसकी कुछ समस्याएं हैं, फूड प्रोसेसिंग की भी कुछ समस्याएं हैं, जान लीजिए क्या समस्या है। कोल्ड स्टोरेज की कमी है, गांव में बिजली और परिवहन ठीक नहीं है, आधुनिक मशीनें महंगी है, पूंजी की कमी है, पूंजी यानी पैसा, किसानों में जागरूकता की कमी है। ये सब समस्याएं हैं फूड प्रोसेसिंग में। इस वजह से भारत में फूड प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ 10% ही होता है। अब इसका समाधान क्या है? समस्या है तो फिर समाधान भी है। समाधान है आपका हर जिले में फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाना। अगर फूड प्रोसेसिंग पार्क बना दिया जाए हर जिले में तो ये इसका समाधान किया जा सकता है। MSME और किसानों को सब्सिडी देना, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम अगर लाए जाए तो फूड प्रोसेसिंग ठीक हो सकता है। किसानों को प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना, कोल्ड चेन नेटवर्क बढ़ाना, तो ये सब अगर हम करेंगे तो फूड प्रोसेसिंग की जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएगी। इतना आपको इसमें लिखना था। तो आज के इस क्लास में हम क्या क्या पढ़े? हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, फूड प्रोसेसिंग के बारे में, इसकी समस्या के बारे में, MSP के बारे में, ये सब आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, प्लस में हम आपको थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं। तो आज आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। तो अगले क्लास में हम अगले यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।